हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आप सबको पता है कि बीए फर्स्ट ईयर की क्लासेस जो है मेरे चैनल पर चल रही है और दिल्ली सल्तनत को जो है स्टार्ट किया हुआ है चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की सफलताओं के बारे में। तो पिछली जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट जो है बन चुकी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में। तो आज बात करेंगे हम कुतुबुद्दीन ऐबक की सफलताओं के बारे में कि क्या क्या उसकी सफलताएं रही हैं। ये मोहम्मद गोरी का दास था, गुलाम वंश, ठीक है, ये आप सबको मैंने बता दिया है। और उसका जो पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक है। सुल्तान बनने के बाद जो पहला सुल्तान है वो कौन सा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सुल्तान बनने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन सी उसकी सफलताएं हैं, तो वो हमने इस वीडियो में पढ़नी है। गजनी की विजय, सबसे पहले उसने गजनी को जीता। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सर्वप्रथम अपने सबसे कठोर शत्रु गजनी के जो सूबेदार था और शासक था ताजुद्दीन यल्दौज, ये मोहम्मद गोरी का ही दास था। तो मोहम्मद गोरी जब यहाँ से जा रहा था भारत से, तो उसने अपने 4 दासों को एक मतलब कि पार्ट्स दे रखे थे कि ये वाला तेरा पार्ट रहेगा, ये वाला तेरा रहेगा। तो यल्दौज को भी पार्ट दे रखा था। यल्दौज भी मोहम्मद गोरी का ही दास था। यल्दौज जो था मोहम्मद गोरी का दास और सेना नायक था, ठीक है। उसने गोरी की मृत्यु के बाद गजनी पर अधिकार करके स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करना आरंभ कर दिया था, ठीक है। और यल्दौज ने नासरुद्दीन कुबाचा पर आक्रमण करके मुल्तान पर भी जो है अधिकार करने का प्रयास किया, ठीक है। किसने किया? यल्दौज ने कुबाचा पर, इस तरह आप याद रखेंगे, यल्दौज ने नासरुद्दीन कुबाचा पर आक्रमण करके, आक्रमण ऐसे ऐसे करके दिखा दो, आक्रमण करके मुल्तान पर जो है अधिकार करने का प्रयास किया। यल्दौज की बढ़ती हुई शक्ति, अब जैसे उसने मुल्तान पर अधिकार करने का प्रयास किया तो ये चीजें किसको दिखी? कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो मोहम्मद गोरी का ही दास था, ठीक है। यल्दौज की बढ़ती हुई शक्ति ऐबक के लिए खतरे की घंटी थी। अतः ऐबक एक विशाल सेना लेकर गजनी की ओर रवाना हुआ, जिसमें यल्दौज क्या था? वहां का शासक था, मोहम्मद गोरी का सेना नायक था। साथ साथ उसे याद करते जाइए। गजनी की भूमि पर कदम रखते ही वहां की जनता ने उसका स्वागत किया। किसका किया? कुतुबुद्दीन ऐबक का, क्योंकि वहां की जनता यल्दौज के कार्यों से तंग आ चुकी थी। कहाँ की जनता? गजनी की। अतः कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक भयंकर युद्ध में यल्दौज को पराजित कर दिया और गजनी पर क्या कर लिया? उसने अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी पर अधिकार कर लिया। इससे पहले यल्दौज का इस पर अधिकार था और नासरुद्दीन कुबाचा पर उसने आक्रमण करके मुल्तान पर भी अधिकार करने का प्रयास किया, जिससे यल्दौज की जो बढ़ती शक्तियां बढ़ रही थी और इससे जो है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को थोड़ी मतलब ऐसे वो कंफर्टेबल नहीं था, तो वो आगे बढ़ता गया, ठीक है। परंतु 40 दिनों के बाद यल्दौज ने गजनी पर पुनः अधिकार कर लिया। 1 महीने 10 दिन के बाद, यानी कि 40 दिन के बाद यल्दौज ने गजनी पर फिर से अधिकार कर लिया और उसके बाद उसने कभी भी तुर्क सुल्तान से युद्ध मोल लेने का खतरा नहीं उठाया, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी पर अधिकार किया, लेकिन 40 दिनों के बाद यल्दौज ने फिर से गजनी पर अधिकार कर लिया। फिर से उसने ऐसा कुछ तिकड़मबाजी नहीं करी, ठीक है। आगे बात करेंगे हम वैवाहिक संबंध की कि वैवाहिक संबंध कैसे रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए शक्तिशाली तुर्क सरदारों के साथ एक वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ठीक है। ये जो यल्दौज था उसकी पुत्री से विवाह कर लिया, ठीक है। यानी अब क्या हो गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक यल्दौज का दामाद हो गया। जैसे कि पीछे उल्लेख किया जा चुका है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद नासरुद्दीन कुबाचा ने मुल्तान व सिंध पर अधिकार कर लिया था और अब वह गोरी के अन्य प्रदेशों को भी अपने आधिपत्य में लाना चाहता था, ठीक है, हमने अभी पढ़ा। परंतु ऐबक ने अपनी बहन का विवाह नासरुद्दीन कुबाचा के साथ करके उसे ऐसे करने से न केवल रोक दिया बल्कि अपनी स्थिति को और भी शक्तिशाली बना लिया। देखिए क्या क्या काम किए हैं इन्होंने सबने मिलके। यल्दौज जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे अभी, यल्दौज के बारे में हमने अभी पढ़ा, उसकी पुत्री से तो विवाह कर लिया। किसने कर लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो बहन थी उसका विवाह किससे हो गया? कुबाचा से, ठीक है, उसका कुबाचा से विवाह हो गया। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर किसी के प्रदेश से, अब यल्दौज की पुत्री होगी, यल्दौज का जो जो एरिया था वो उसको मिल गया कुतुबुद्दीन ऐबक को, और बहन के साथ अगर उसकी होगी तो जीजा हो गया,
ठीक है। तो जीजे का कर लिया तो उसने अपनी शक्तिशाली स्थिति और शक्तिशाली बना ली, क्योंकि अब तो रिश्तेदारी हो गई ना। इसके अलावा उसने अपनी बेटी का जो विवाह था बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश के साथ किया, जो हम आगे पढ़ेंगे। समझ रहे हैं आप। इस प्रकार इन विवाहों से उसने शक्तिशाली तुर्क सरदारों को अपने पक्ष में कर लिया। ठीक है, एक बार दोबारा से आपको बता रही हूं। यल्दोज की जो पुत्री थी, यल्दोज की पुत्री का विवाह आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ हुआ। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो बहन थी उसका विवाह किससे हुआ? नासरुद्दीन कुबाचा के साथ। ये चीज आपको याद हो गई, बहन का विवाह नासरुद्दीन कुबाचा के साथ। इसके बाद बात आती है आपकी बेटी की। तो अब इसकी बेटी बच गई, खुद ने शादी कर ली और बहन की भी शादी करवा दी। अब बेटी की बारी है, तो बेटी का विवाह इल्तुतमिश, जो कि आगे इसका ही दास था, ठीक है, तो इल्तुतमिश के साथ, जो कि आपका बदायूं का सूबेदार था, बेटी का विवाह इससे कर लिया। तो इस तरह जो है इसने वैवाहिक संबंध जो है स्थापित किए। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। दासता से मुक्ति। कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए उसका दास होना उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी। वो किसका दास था? मोहम्मद गोरी का, क्योंकि इस्लाम के अनुसार एक गुलाम या दास जो है सुल्तान नहीं बन सकता था। उसे सुल्तान बनने के लिए दासता से मुक्त होना जरूरी था। परंतु उसने अपने शासनकाल में दासता के कलंक को धो दिया। उन दिनों मोहम्मद गोरी का जो उत्तराधिकारी था फिरोज कोह में अपना अंतिम समय काट रहा था। जो मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी था, क्या नाम है? आपने जो है नाम सारे याद रखने हैं, आप इसको कॉपी में लिख लीजिए, तभी नाम याद रहेंगे, ऐसे नाम याद नहीं होते। फिरोज कोह ने अपना अंतिम समय जो है काट रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उससे मुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब आप क्या समझ रहे हैं? जो मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी था फिरोज कोह के पास आपका कुतुबुद्दीन ऐबक गया और उसको पत्र लिखा कि मुझे दासता से मुक्त किया जाए। इस प्रकार उसने अपने को दासता से मुक्त कर लिया और उसने ऐबक को राजकीय सत्ता के 2 आवश्यक चिन्ह भी और छत्र तथा दंड भी दिए। इस प्रकार ऐबक को सुल्तान के रूप में दिल्ली की गद्दी पर वैध अधिकार हो गया। किसने दिए? आपके फिरोज कोह ने आपके ऐबक को राजकीय सत्ता के 2 आवश्यक चिन्ह भी दिए। ठीक है, समझ गए होंगे। अब बात करेंगे हम बंगाल की अधीनता के बारे में। बख्तियार खिलजी बंगाल का शासक अथवा सूबेदार था। अब इसको कैसे याद करेंगे? बख्तियार से बंगाल। ठीक है, 1206 में एक अन्य जो आपका खिलजी सरदार था अली मर्दान खां, क्या नाम है उसका? अली मर्दान खां ने उसका वध करके बंगाल की राजधानी लखनौती पर अधिकार कर लिया। बख्तियार खिलजी का किसने वध किया? अली ने बख्तियार का वध करके बंगाल की राजधानी अली ने किस पर अधिकार कर लिया? लखनौती पर। किस पर? अली। कैसे याद करेंगे? अली लखनौती, याद हो गया होगा। अली ने लखनौती पर अधिकार कर लिया, रट्टा नहीं मारना है हमें, और एक स्वतंत्र शासक की तरह शासन चलाने लगा। बंगाल के कुछ आपके खिलजी सरदारों को ये बात पसंद नहीं आई। जो और सरदार थे उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अली मर्दान को बगदाद से हटाकर कारागार में डाल दिया। क्या क्या किया अली मर्दान खान ने? बख्तियार खिलजी का जैसे है कर लिया, इस पे अधिकार कर लिया, और बंगाल की राजधानी लखनौती पर भी अधिकार कर लिया। तो ये जो बाकी के सरदार थे ना, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई और उसकी जगह उन्होंने क्या किया? अली को कहाँ डाल दिया? कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया। और अली मर्दान खान के समय उसके जगह पर मोहम्मद शेर आ गया। मर्दानी और फिर शेर आ गया। शेर को सिंहासन पर बिठा दिया, परंतु अली मर्दान जो है जेल से भागकर कहाँ पहुंच गया? दिल्ली चला गया। उसने ऐबक से बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने की प्रार्थना करी कि जो उसने जीता था, बंगाल की राजधानी लखनौती पर उसने अधिकार किया था। फिर वो ऐबक के पास गया। कौन गया? अली मर्दान खान दिल्ली गया और ऐबक से कहा कि आप जो है इसमें इंक्लूड हो। तो ऐबक ने तुरंत ही एक शक्तिशाली सेना की सहायता से बंगाल में विद्रोही सरदारों को परास्त कर दिया और अली मर्दान को बंगाल का गवर्नर बना दिया, जिससे कभी कारागार में डाल दिया गया। और उसके स्थान पर सरदारों ने किसको बना दिया? सिंहासन पर किसको बिठाया? शेर को बिठाया। मोहम्मद शेर को सिंहासन पर बिठा दिया और अली मर्दान को बंगाल का जो है गवर्नर बना दिया। तो अली मर्दान ने क्या किया? सुल्तान की अधीनता क्या कर ली? स्वीकार कर ली। किस सुल्तान की?
कुतुबुद्दीन ऐबक की, और एक निश्चित मात्रा में कर देना भी स्वीकार कर दिया। अब इतनी हेल्प उसकी करी है, उसे बंगाल का गवर्नर बना दिया, कहाँ उसे जेल में डाल दिया गया था, अब बंगाल का गवर्नर बना दिया। तो उसने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसका वो दास भी माना, अधीनता भी स्वीकार करी और एक निश्चित कर भी दिया। इस प्रकार बंगाल में शांति की स्थापना करके ऐबक ने अपनी जो स्थिति है उसको और सुदृढ़ कर लिया। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, अब इसको पढ़ लेते हैं, प्रशासनिक जो आपकी सफलताएं हैं। देखिए सारा आप याद नहीं कर सकते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक कुशल सेनापति था, सबको पता है। हालांकि उसका शासक जो है सैनिक शक्ति पर आधारित था, परंतु इसके साथ साथ एक कुशल शासक प्रबंधन भी था। आप देखो उसकी व्यवस्था देख रहे हैं, वो इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो सिर्फ 4 वर्षों के लिए रहा है, बिल्कुल बहुत छोटा रहा है। ज़्यादातर युद्धों में ये वो उलझा रहा। इसके बावजूद उसने प्रशासन को संगठित करने के लिए और राज्य में कानून व्यवस्था जो लागू करने के लिए भी इसने ध्यान दिया। 4 वर्ष का तो इसका शासनकाल रहा, इसमें वो युद्ध भी लड़ा, उसने अपने प्रशासन को सुदृढ़ भी किया। तो आपस में कह सकते हैं कि अगर हम बात करें आपस में, तो बहुत अच्छा काम किया है उसने। और जो उसकी प्रजा थी, जो उसके लोग उसके अंडर काम थे, अंडर रहते थे, तो वो निष्पक्ष जो है न्याय करता था उनके साथ। कहा जाता है कि उसने राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। ये नहीं थे कि शेर की खिलक है, ये एक कहावत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दानी था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी दानशीलता के कारण उसके लख दाता, याद रखिएगा, लख दाता या लख बख्श कहकर पुकारा जाता था। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, लख दाता लख बख्श। और कल आपको करवाई थी मैंने सीप सालाहार, जो इसकी उपाधि थी। कला और साहित्य का प्रेमी था, आप ये बात ध्यान रखिएगा। ये दोनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसे नए नए भवन जो है बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था। 1191 में उसने जो है जामा मस्जिद बनवाई और कुतुबुल इस्लाम मस्जिद करवाई। और ये मस्जिद उसने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में बनाई थी। जब उसने दिल्ली पर विजय पा ली थी, तब उसने 1191 में जामा मस्जिद और कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। और इस मस्जिद का जो इबादत खाना है बहुत ज़्यादा सुंदर बना हुआ है, जहाँ पर इबादत की जाती है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने और क्या काम किए हैं, एक अजमेर जगह है, आपने ज़रूर सुना होगा। तो अजमेर में इसने 28 दिन का झोपड़ा की जो है एक मस्जिद बनवाई थी। किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस मस्जिद का निर्माण केवल 2.5 दिन में ही किया गया, इसलिए 2.5 दिन का इसको झोपड़ा कहा जाता है। ऐबक ने दिल्ली के निकट एक मेहरौली नामक स्थान पर कुतुब मीनार का जो नाम है सबने सुना होगा। तो ये कहाँ है, दिल्ली में है, सबको पता है, लेकिन कहाँ पर है, किसके निकट है, तो ये चीज़ आपको आज पता लगी होगी। मेहरौली के निकट। कहाँ पर है, मेहरौली के निकट। कहा जाता है कि इस निर्माण को पूरा करने का कार्य इसने सिर्फ नींव डाली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ नींव डाली थी, लेकिन इसको जो करवाने का पूरे का जो श्रेय जाता है वो आपके इल्तुतमिश को जाता है। कुतुबुद्दीन स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान भी था। उसने अपने दरबार में अनेक विद्वानों को संरक्षण भी दिया और निजामी और आपके फखरुद्दीन उसके दरबारी विद्वान थे। ये 2 नाम आपने याद रखने हैं। एक का नाम है हसन निजामी और एक है फखरुद्दीन। क्या नाम है, फखरुद्दीन। नाम याद रखने हैं दोनों आपको, हसन निजामी और फखरुद्दीन। ये इसके दोनों कौन थे, दरबारी कवि थे। ऐबक की मृत्यु कैसे हुई आप सबको पता है। अब मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि 4 वर्ष का ही शासन रहा, आप सबको पता है। 1206 से 1210 4 वर्षों का ही रहा। तो 1210 में लाहौर में उसकी चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसका देहांत हो गया और उसको लाहौर में ही दफनाया गया। अंतिम वर्षों में राजपूतों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहता था, क्योंकि वह स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे, परंतु ऐबक अपनी अनायास मृत्यु के कारण ऐसा ना कर सका। और कह सकते हैं कि जो दास वंश का बहुत ज़्यादा महान संस्थापक था। तो इस तरह आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का चैप्टर क्लोज हो जाता है। इसके बाद आता है आराम शाह, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसका इतना रोल नहीं रहा, लेकिन ये बीच में आराम करने के लिए आ गया, तो ये आराम शाह आ गया है। आराम शाह जो आपका अगला शासक था, इसके बारे में बस थोड़ी बहुत ही बात करनी है, बाकी इसका चैप्टर क्लोज। कल हम करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर रजिया सुल्तान उसकी बेटी का। 1210 में जब आपके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कौन गद्दी पर बैठता है, आराम शाह। ठीक है, निर्बल था, अयोग्य था, किसी काम का नहीं था। प्रांतीय सूबेदारों, दिल्ली के कुछ सूबेदारों ने उसे सुल्तान मानने से ही इनकार कर दिया था कि ये सुल्तान की भांति लगता ही नहीं है।
ठीक है। कुछ इतिहासकारों का मत भी है कि आराम शाह ऐबक का पुत्र नहीं था। जुबैनी ने भी लिखा है कि ऐबक का कोई पुत्र था ही नहीं। ठीक है। मिनहाज उज सिराज ये बुक मैंने आपको बताई थी, उसकी 3 पुत्रियों का ही सिर्फ उल्लेख किया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्रियों का, जो इसकी 3 पुत्रियां थी मिनहाज उज सिराज में, बुक में सिर्फ 3 पुत्रियों का ही उल्लेख किया गया है। एक का विवाह जो है इल्तुतमिश के साथ हुआ, जो मैंने आपको अभी भी बताया था, बदायूं को सूबेदार था। दूसरी का नासरुद्दीन कुबाचे के साथ ही हुआ। वैसे भी आराम शाह को कुछ तुर्क सरदारों ने ही गद्दी पर बिठाया था। वहाँ के कुछ तुर्क सरदार थे वहाँ पर और थे ना, उन्होंने आराम शाह को जो है गद्दी पर बिठाया था। यही कारण था कि नासरुद्दीन कुबाचा ने मुल्तान में तथा अली मर्दा ने बंगाल में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। पीछे आपने पढ़ लिया इन दोनों के बारे में भी। अतः बदायूं के गवर्नर तथा कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा गया। ये कौन था इल्तुतमिश? एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, दूसरा ये बदायूं का गवर्नर था, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। को दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा गया कि दिल्ली आओ, और इल्तुतमिश ने अमीरों के जो है निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। वह एक शक्तिशाली सेना के साथ दिल्ली भी पहुंचा। कौन? इल्तुतमिश। उसने बहराम शाह को हराकर उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उसका वध कर दिया। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश का अंत हो गया। ठीक है, बस इतना ही हमने पढ़ना है। आराम शाह बिल्कुल ही अयोग्य था, निर्बल था, बस तुर्क सरदारों ने उसको गद्दी पे बिठा दिया था। इसके बाद बहराम शाह है जो उसको हरा के उसको अपनी गद्दी पे उसका वध कर दिया, और इस प्रकार कुतुबुद्दीन, ये इसके बाद आया था। ठीक है, तो इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश का जो है अंत हो चुका था। मिनहाज उस सिराज में लिखा है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद भारत के सरदारों और शासकों ने सेना के संतोष और जनता तथा देश की शांति के लिए उचित समझा कि आराम शाह को गद्दी पर बिठाया जाए। समझ रहे हैं कि किस वजह से आराम शाह को गद्दी पर बिठाया गया। परंतु दिल्ली के जो मुख्य लोगों ने अब इल्तुतमिश को बदायूं से बुलाकर गद्दी पर बिठा दिया। यहाँ पर बहराम शाह नहीं आएगा, यहाँ पे आराम शाह आएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो वध कर दिया किसने? इल्तुतमिश ने आराम शाह का वध कर दिया। ठीक है, और उसको बुलाया गया। किसको बुलाया गया? इल्तुतमिश को बुलाया गया। ठीक है, और इसको हराया, और इसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। और जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड है वो तो ऊपर ही खत्म हो चुका था 1210 में, और 1210 में ही इसको गद्दी पे बैठाया, तो ये उसका टाइम पीरियड खत्म हो चुका था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इन थोड़ी बातों के लिए उसको गद्दी पर बिठाया और बदायूं से उसको बुला लिया इल्तुतमिश को, क्योंकि वो वहाँ का सूबेदार था, दिल्ली पे बुला लिया और वो गद्दी पर बैठ गया बस। और इस तरह हमारा आराम शाह भी समाप्त हो जाता है। तो आज हमने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। पिछली वीडियो को भी आप ज़रूर देखना, तभी आपको सब समझ आएगा। और हमने पढ़ा आराम शाह को, और कल हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश को। ठीक है, चैप्टर लंबा है लेकिन हमने इसको पूरा करना है। ठीक है, चलिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपने फीडबैक अपना ज़रूर देना है। अब आपने क्या करना है? मैक्सिमम लाइक आप जितना करेंगे तो YouTube उतना ही मेरी वीडियो को अप करेगा, और आपके सहयोग से ही वो सब चीज़ें हो सकती हैं। शेयर उनके साथ करिए जिनको इसकी नीड है, जो BA के एग्ज़ाम देंगे अब जून में होंगे आपके। ठीक है, शेयर मैक्सिमम करें। सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करवाएं। सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस करें, और ऑल पर आप ज़रूर क्लिक करें, तभी मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।